मैग्नेट से रिलेटेड जो पूरी दुनिया है उसके बारे में जानकारी, प्लस इसी एरिया का इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। चैप्टर में आते टॉपिक्स की बात करें तो टोटल 4 टॉपिक्स की बात होगी। पहला टॉपिक जहाँ पे ये बताएगा कि मैग्नेट एग्जैक्टली होता क्या है और उसका अपना पूरा नेचर, उसका बिहेवियर क्या है। फिर इसके बाद जब दूसरे टॉपिक में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग और बात होती है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में मैग्नेटिज्म का एक रोल है। और फिर तीसरे टॉपिक में बात और इंटरेस्टिंग होती है जहाँ पे हम सेकंड टॉपिक की जो एप्लीकेशन है कि उसका काम क्या है रियल लाइफ में, उससे रिलेटेड एक लॉ को जानते हैं। बेसिकली जो हमारे आसपास जितनी भी मोटर्स हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि फैन के अंदर आती मोटर या फिर पानी वाली मोटर, वो सारी की सारी किस साइंस पे बेस्ड हैं उससे रिलेटेड। और इसके बाद चैप्टर क्लोज होता है फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक से, जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो पूरा बिजली का एक जाल है, सर्किट है, उसका पूरा डिजाइन क्या है। ये हो गया एक छोटा सा इंट्रो चैप्टर में आते सभी टॉपिक्स का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, मैग्नेट लॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मैग्नेट्स पे हम बात शुरू भी करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे रियल लाइफ के एरियाज हैं जहां पे मैग्नेट्स का यूज होता है। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि मैग्नेट्स बहुत अलग अलग तरह के एरियाज में इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब कोई शिप किसी डायरेक्शन में जाती है तो डायरेक्शन की पहचान उसको होती है एक छोटी सी डिवाइस मैग्नेटिक कंपास की मदद से। इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जाम्पल देखें तो वो है MRI मशीन्स। ऐसी मशीन जो हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल स्कैन करती हैं, जिससे डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस करते हैं। इस मशीन में भी मैग्नेट का एक बड़ा रोल होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, दुनिया में जितने भी फैंस हैं, पंखे हैं, उनके अंदर एक मेन डिवाइस जो है वो है मोटर। इस मोटर की पूरी जो वर्किंग है उसके अंदर मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर तरह तरह के स्पीकर्स जिनके थ्रू हम म्यूजिक जैसी एक कमाल की चीज़ को सुन पाते हैं, उनके अंदर भी मैग्नेट एक मेन कंपोनेंट है। इस तरह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मैग्नेट का रोल हमारी लाइफ में आते अलग अलग एरियाज में है। इतने सारे अलग अलग एरियाज में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। इस बात को जान लेने के बाद अब इस सवाल पे आते हैं कि मैग्नेट्स एग्जैक्टली होता क्या है। मैग्नेट्स बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि एक ताकत अप्लाई करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं जैसे कि मेटल से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि कॉइन्स। इनको अगर लाएं हम मैग्नेट के पास तो वो उसे खींच लेता है। इवन अगर हम 2 मैग्नेट्स को आसपास लाएं तो वो भी एक दूसरे को खींचने की शक्ति रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट भी एक ऐसी चीज़ है जिसपे एक मैग्नेट फोर्स अप्लाई करता है। इस स्पेसिफिक बात पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे। मैग्नेट्स के टाइप्स की बात करें तो ये प्राइमरली 2 तरह के होते हैं। या तो ये नेचर में पाए जाते हैं और कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट, जैसे कि मैग्नेटाइट मटेरियल नेचर में मिलता है एक रॉक के फॉर्म में, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद दूसरे टाइप के मैग्नेट्स आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जैसा कि नाम बताता है, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। सवाल आता है कि मैग्नेट कैसे बनेंगे, मैग्नेट बनाने का क्या तरीका है, उसकी बात हम चैप्टर में आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि आयरन जो मेटल है उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी आयरन को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वो परमानेंटली मैग्नेट बन गया, ऐसा हो सकता है। मैग्नेट्स क्या होते हैं ये जान लिया, मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं ये भी जान लिया। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और जाएंगे इस बात पे कि मैग्नेट के अपना नेचर, उसका बिहेवियर क्या होता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैग्नेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लेंगे एक बार मैग्नेट। दिखाई देता है कुछ ऐसा क्यूबॉइड के शेप का, और इसमें होते हैं 2 एंड्स। एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल, या फिर हम इन्हें सिर्फ ऑपोजिट एंड्स भी कह सकते हैं। अब इसी बार मैग्नेट के नेचर को समझने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 बार मैग्नेट्स। ये जो डॉट है दोनों मैग्नेट्स पे, ये दिखाता है कोई सा एक एंड। तो अब यहाँ पे मैग्नेट से रिलेटेड जो लॉज हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं उनको सीखते हैं। 2 केसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस हो गया जब हम दोनों मैग्नेट के सेम तरह के एंड्स को पास पास लाते हैं। ऐसे में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। ऐसा लगता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर भाग रहा है। इसी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म का पहला लॉ, दैट सिमिलर और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। एक तरह के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की क्षमता रखेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा क्या होगा खुद भी सोच सकते हैं। अब हम लाएंगे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास, और ऐसे में वही होता है जो हमें लग रहा है, दोनों पोल्स एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी रख रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हो गया मैग्नेटिज्म का दूसरा लॉ।
ये हो जाती है बात मैग्नेटिज्म के 2 लॉज के बारे में। मैग्नेट के लॉज के बारे में तो जान लिया, अब इसके नेचर को पूरी तरह से जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे। और इसके लिए हम डालेंगे एक पीस ऑफ पेपर पे आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और अब जब हम लाएंगे एक मैग्नेट को इसके पास तो देखेंगे कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैग्नेट ये रिस्पॉन्ड करता है कुछ ऐसे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पे बन गया है और इसके बारे में कई सारे यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि ये जो पैटर्न है ये कुछ एक लिमिटेड एरिया में ही एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट के पास, क्योंकि बाकी सारा जो आयरन फाइलिंग है उसके ऊपर मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि यही वो एरिया है जहाँ पे मैग्नेट की शक्ति एग्जिस्ट कर रही है। नाम इस एरिया को दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा लॉजिकल नेम है। इस फील्ड के ऊपर मैग्नेट से रिलेटेड और ऑब्जर्वेशन करें उससे पहले एक बात और जान लो कि जो हमारा पूरा इतना बड़ा विशाल अर्थ है उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कारण जिसका ये है कि अर्थ के सेंटर में बहुत सारा आयरन है, लोहा है, जो लगातार मूव करता रहता है, जिसके कारण अर्थ के अराउंड एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कहा जिसको जाता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यही कारण है कि अर्थ भी एक बहुत ही बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक बहुत मेन पर्पस भी है कि जो सन से आती हुई सोलर फ्लेयर्स हैं जो अर्थ के लिए यहाँ पे हार्मफुल हो सकती हैं, उससे अर्थ को ये मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। अब वापस अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आएं और ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज्ड हैं। एक तरह के पाथ्स हैं मैग्नेट के आसपास जो दिखाते ये हैं कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की जो मात्रा है वो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है। प्लस उन लाइंस का अपना एक डायरेक्शन भी है। नाम इन लाइंस को दिया जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको ज़्यादा ईजिली हम समझ सकें उसके लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज़ कर सकते हैं जो कि है ये। इनके बारे में और डिटेल्स देखें तो पहली चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से तो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ध्यान से देखना होगा इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम पोल्स पे देखें तो ये लाइंस बहुत पास पास हैं, जबकि बाकी जितना भी एरिया है ये वाला एरिया यहाँ पे ये लाइंस दूर दूर हैं। फिर तीसरी और आखिरी बात इन लाइंस के बारे में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि टकराती नहीं हैं आपस में। ये हो जाती है हमारी बात एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और उनके अंदर आती मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये। ब्रेक लेना चाहते हैं तो दिस इज द पॉइंट। अब हम चलेंगे अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। राइट हैंड थंब रूल, सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सब अलग अलग तरह के कंसेप्ट पे बात करता है ये टॉपिक। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, क्या इन दोनों फील्ड्स का आपस में कोई रिलेशन है? और अगर है तो हम उस कनेक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं? आंसर इस बात का ढूंढने के लिए चलते हैं पहले टॉपिक के अंदर। यस, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास की अगर हम ध्यान करें बात, तो मैग्नेटिक कंपास कोई भी एक ऐसी डिवाइस थी जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एक डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे डिफ्लेक्ट करेगा कंपास। इसी छोटी सी हिंट को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेंगे जिसमें है एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और कोई सी एक छोटी डिवाइस जैसे कि बल्ब। अब पता कैसे लगाएंगे? इस सर्किट के पास लाते हैं एक मैग्नेटिक कंपास और जब हम इस सर्किट को करते हैं ऑन तो क्या होगा? मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो हमें छोटा सा एक हिंट मिला है इसी पे फर्दर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अगला सवाल यहाँ पे अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या हम किसी तरीके से इस मैग्नेटिज्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा? इसके लिए अगर हम पिछले टॉपिक में जाएं और वहां पे आयरन फाइलिंग्स की तरफ ध्यान दें, यानी कि लोहे का चूरा, तो उससे काम बन सकता है। इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पूरी वायरिंग है उसके थ्रू एक कार्डबोर्ड पास करते हैं कुछ इस प्रकार से और इस कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे आयरन फाइलिंग्स। अब यहाँ पे जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो ये जो सारी आयरन फाइलिंग्स हैं ये एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं और पैटर्न ये है कुछ इस प्रकार से। फाइलिंग्स ये अरेंज हो जाती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ऐसे सर्कल्स जिन सब का सेंटर सेम होता है। इसी एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी चीज और करके देखेंगे। करंट का जो डायरेक्शन है इस सर्किट में उसको चेंज करके देखेंगे कि उससे क्या होता है, जिसमें एक तरफ तो हम करंट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाके देखते हैं और दूसरी तरफ हम करंट को ऊपर से नीचे ले जाके देखते हैं कुछ इस प्रकार से।
करिए कैसे सकते हैं? सिंपली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी। अब हम इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर ऑब्जर्व करें क्लोजली तो हम क्या देखते हैं, जब तो करंट जा रहा है सर्किट में ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में क्लॉक घूमती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वहीं पे दूसरी तरफ इससे ऑपोजिट है, जब करंट जा रहा है नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्लॉकवाइज। अब इस पूरी बात को हम एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम कह सकते हैं दैट इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं कुछ इस तरह से कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे थंब से पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ है थंब, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल्ड होंगी, जो चारों फिंगर्स हैं वो जिस तरफ घूमेंगी वो देगा मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे इस वाले एरिया में क्या हो गया, थंब है नीचे की तरफ यानी कि करंट है नीचे की तरफ और फिंगर्स कैसी जा रही हैं, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम अपने राइट हैंड की मदद से इस रूल को याद रख सकते हैं। नाम इस रूल का होता है राइट हैंड थंब रूल। इसी राइट हैंड थंब रूल को अगर हम एक ऐसे वायर पे देखें जो एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अरेंज्ड है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी। सिंपल सी बात है, अगर तो करंट एंटर कर रहा है इस लेफ्ट साइड से, तो अब यहाँ पे क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे करंट क्योंकि जा रहा है नीचे की तरफ, अब अगेन राइट हैंड थंब रूल से किधर हो गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमने जान लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। अब चलेंगे टॉपिक के सेकंड पार्ट पे। बात यहाँ पे चलती है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जो पहले सीखा है उसी पे अगेन फर्दर बिल्ड होगा। चेंज सिर्फ ये है कि इस बार हम स्ट्रेट कंडक्टर की जगह उसी कंडक्टर को एक कॉइल के फॉर्म में रोल कर देंगे, कुछ इस फॉर्म में। तो एक कमाल की चीज होगी, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी। और बात ये छोटी सी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसी कि होती है एक बार मैग्नेट के अंदर, यानी कि एक मैग्नेट के अंदर। इस तरह की करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर को नाम दिया जाता है सॉलिनॉइड। और कैरेक्टरिस्टिक हम इसका ऑलरेडी जान चुके हैं, जब करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और बिल्कुल जैसे एक बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी होंगे। जहां से तो इसमें करंट एंटर करेगा वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हुई दिखाई देंगी अंदर। और दूसरी तरफ इससे ऑपोजिट होगा, जिस एंड पे करंट लीव करेगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब एक सवाल अगर ये पूछें कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्या उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है किसी तरीके से, तो इसके भी दो तरीके हैं। कॉमन सेंस से भी आप सोचें तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वायर के कॉइल के फॉर्म में होने से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। तो अब हम यहाँ पे अगर कॉइल्स को ही बढ़ा दें, कॉइल के नंबर को बढ़ा दें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जब जब हम करंट पास कर रहे थे इस पूरे सिस्टम से, तब ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये दो तरीके हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो अब इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है वो पिछले पार्ट पे ही फर्दर बिल्ड करता है। इस नेक्स्ट पार्ट को हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें उससे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सवाल से शुरू होता है। तो सवाल इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि अगर एक सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो क्या हम वहाँ पे एक्चुअली एक मैग्नेट भी बना सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और आंसर इसका है यस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एपरेटस इसका क्विकली ले लेते हैं, क्योंकि हमें सर्किट बनाना है तो आएगी एक बैटरी, फिर सॉलिनॉइड बनाने के लिए हम लेंगे कॉपर वायर। और एक छोटा सा चेंज यहाँ पे होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि इस कॉपर वायर को हम कॉइल जो बनाएंगे वो हम रैप करेंगे एक बोल्ट, एक आयरन के बोल्ट के अराउंड। बोल्ट ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, बोल्ट की जगह कुछ और भी आप ले सकते थे, लेकिन मेनली आयरन लेना यहाँ पे ज़रूरी है। और एक बात और जान लो कि आयरन भी एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। यहाँ पे इस्तेमाल होता है सॉफ्ट आयरन। आयरन दो तरह के होते हैं, हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देते हैं, अगर किसी तरीके से कर दिया, तो उसको वापस हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, जबकि हार्ड आयरन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। उसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर उसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। और ये एबिलिटी इस चीज़ से आती है कि इन दोनों टाइप्स के आयरन में जो कार्बन का कंटेंट है वो अलग अलग होता है। सॉफ्ट आयरन में कार्बन कम मात्रा में होता है, जबकि हार्ड आयरन में कार्बन ज़्यादा मात्रा में होता है। एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे वापस, और तीसरा और आखिरी एपरेटस का आइटम है क्लिप्स, लोहे की या स्टेनलेस स्टील की क्लिप्स। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है।
सर्किट हम कैसे बनाएंगे, दोनों वायर के जो एंड्स हैं, कॉपर वायर के एंड्स हैं, उनको हम एक एक करके कनेक्ट करेंगे बैटरी से। और सोलिनॉइड हमारा है ये कॉइल जो बोल्ट के अराउंड रैप्ड है। रैपिंग इसकी बढ़िया से करेंगे, खूब सारी यहाँ पे टर्न्स होनी चाहिए। अब जब हम इस बोल्ट को जो आयरन का है, जिसमें अपना कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसको लेके आएंगे पास क्लिप्स के, तो ये बोल्ट इस बार हो चुका है मैग्नेटाइज्ड। कारण आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि उस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इस वक्त जो आयरन का बोल्ट है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कमाल की बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही हम इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं सिंपली बाय टेकिंग आउट द वायर, तो हम क्या देखते हैं कि वो क्लिप्स वापस नीचे गिर जाती हैं। यानी कि इस वक्त अगेन आयरन एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अब ये कितनी कमाल की एबिलिटी है कि हम जब चाहें तब हम इस आयरन के बोल्ट को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करा सकते हैं, और जब चाहें तब ये सिंपल एक आयरन का पीस बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक सर्किट देखना हो तो उसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो रखा गया है एक सोलिनॉइड के अंदर, और वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह जब भी उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एज यू ऑल नो, किसी भी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को बड़ा करके किसी बड़ी चीज़ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वैसे ही इसको भी बहुत बड़े बड़े एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक मेन एरिया है स्क्रैप यार्ड्स, जहाँ पे लोहे के बड़े बड़े पीसेस को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके रखना पड़ता है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है इसके लिए। जहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मेटल के कुछ स्क्रैप्स रखने हैं, तो पहली जगह पे हम ले जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कर देंगे ऑन, फिर बिना मैग्नेट को ऑफ करे दूसरी जगह ले जाएंगे उसी मशीन को जहाँ पे मेटल को रखना है, और वहाँ पे स्विच को कर देंगे ऑफ। इस बार वो सारा मेटल वहाँ पे गिर जाएगा। कितना सिंपल और इफेक्टिव वे है, जिसको अदरवाइज अगर हमें करना हो तो बहुत समय लगे और बहुत मेहनत लगे। हमारी रियल लाइफ में और भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि MRI मशीन्स। ऐसी मशीन्स जो हमारी पूरी बॉडी का एक इंटरनल स्कैन लेती हैं, जिससे डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस कर पाते हैं। फिर दूसरी तरह जितने भी स्पीकर्स हैं, जो पूरी दुनिया में स्पीकर्स हैं जिसके थ्रू हम म्यूज़िक जैसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक मेन कंपोनेंट है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक। इसके नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकंड टॉपिक के कंप्लीशन के साथ हमारा हाफ चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। दुनिया में आते हुए जितने भी फैंस हैं, पंखे हैं, वो सब के सब किस साइंस के ऊपर बेस्ड हैं? इसी क्वेश्चन को आंसर करता है हमारा इस सेशन का टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टॉपिक ये बेस्ड है एक एक्सपेरिमेंट पे, और कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी एक सवाल के साथ शुरू होता है। इस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है दैट व्हाट हैपेंस ऑन प्लेसिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट जा रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें क्या होगा। सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। एपरेटस कुछ इस प्रकार से हो गया। ये एक सर्किट है जिसमें है एक बैटरी और ये है वायर। फिर ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तरह की रॉड हो सकती है जिसमें करंट पास हो रहा है। क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके आसपास? बाय प्लेसिंग दीज टू मैग्नेट्स, जिसका एक एंड इधर दिख रहा है हमें नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का इस तरफ दिख रहा है साउथ पोल। अब ये तो हो गया एपरेटस। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट में हम करंट पास करें उससे पहले एक चीज़ ये देखो कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं, इसमें हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में एंटर करती हुई। तो कंडक्टर के हिसाब से अगर इसको देखें तो एंगल यहाँ पे जो कंडक्टर का बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो है 90 डिग्री का। अब एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर सकते हैं। पास करते हैं करंट इस सर्किट के अंदर। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ इस प्रकार से। सेटअप पूरा हो गया एक्सपेरिमेंट का। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ होती है यहाँ पे। जो ये कंडक्टर है इस पे एक फोर्स एक्ट करती है विच इज एट 90 डिग्री एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B एंड ऑल्सो एट 90 डिग्री टू द करंट दैट इज I। फोर्स एक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ? ये कंडक्टर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी हो रही है इसकी। अब सीधा सवाल ये आता है कि इस फोर्स का मीनिंग क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इसे किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, इसका एक बहुत ही कमाल का यूज़ है। इसी पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करके जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स,
जैसे कि मोटर जो आपके फैन में लगती है वो चलती हैं। जिसमें अगर थोड़ी सी बात आपको बताएं तो किसी भी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस जब हम उस मोटर को करंट देते हैं स्विच ऑन करके, तो वहाँ पे फोर्स पैदा होती है। और फोर्स ये कौन सी हो गई, जिससे वो फैन वहाँ पे मूव करता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, करंट भी पहले से था, फोर्स पैदा हुई। दुनिया में जितने भी फैंस हैं वो सब इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। ये जो हमने पूरा अभी एक्सपेरिमेंट किया, इसको अगर निचोड़ इसका निकालना हो तो वो एक स्टेटमेंट में हम निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में जाएं उससे पहले रूल का नाम देख लेते हैं। नाम इसका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको आप सामने रखिए कुछ इस प्रकार से। इसमें हम यूज़ करेंगे अपना थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि ये वाली फिंगर, ये तो पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो दूसरी फिंगर है, मिडिल फिंगर कहते हैं इसको, ये पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो दोनों हमें फिंगर्स पहले से हमने रखी, ये इनपुट्स हैं एक तरह से जो हमने अभी देखे थे। अब आउटपुट यहाँ पे क्या है, फोर्स का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, थंब। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। इसी रूल को कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI रूल भी कहा जाता है इसको। एक छोटी सी बात यहाँ पे और जान लो कि इस पूरे सेटअप में फोर्स सबसे ज़्यादा पैदा होए ये हम चाहते हैं, तभी फैन सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। और ये तभी होता है जब B और I यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जितना ये एंगल कम होता जाएगा, अगर यही एंगल 60 डिग्री होता तो फोर्स पैदा तो होती लेकिन वो कम होती। और यही एंगल अगर 0 डिग्री होता, यानी कि B और I एक दूसरे से बिना किसी एंगल के होते, 0 एंगल पे होते, तो फोर्स वहाँ पे पैदा होती ही नहीं। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। नोट्स की शीट है ये, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तीसरा टॉपिक भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगेन ब्रेक लेना है तो दिस इज द पॉइंट। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर के 4th एंड लास्ट टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, इस सेशन में बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हम सबके घरों में जो बिजली का पूरा जाल है वो किस तरह से होता है, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो जानेंगे। सबसे पहला बेसिक सवाल, बिजली एग्जैक्टली बनती कहाँ पे है। हम सब जानते हैं अलग अलग सोर्सेज हैं इसके। सन और सोलर पैनल्स की मदद से हम इकट्ठा कर सकते हैं सोलर एनर्जी। वहीं पे विंड एनर्जी को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। और कुछ इसी तरह से हम हाइड्रो एनर्जी यानी कि पानी की एनर्जी को भी इकट्ठा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो ये जो तीनों अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं, इनमें से किसी भी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डैम की बात करें तो वहाँ पे जब बहुत ही एक ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे की तरफ इनटू द टरबाइन, तो उस टरबाइन में आते पंखे बहुत तेज़ी से वहाँ पे घूमने लगते हैं। और जब ये फैंस एक सर्टेन स्पीड एक्वायर करते हैं, तब जाके इसी टरबाइन के दूसरे एंड पे लगी एक जनरेटर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बनती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर में अब जो बिजली बन रही है वो लगातार बनती है। जितना हम डैम का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बिजली यहाँ पे जनरेट होगी। और अब ये इलेक्ट्रिसिटी रेडी है पूरे शहर में फैलने के लिए। जाती है कैसे है, थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। बिजली के खूब सारे तारों का एक जाल होता है पूरे शहर में, उसके थ्रू जाती है। वहाँ से होती हुई फिर कहीं ये आती है हमारी कॉलोनी में, जहाँ पे लगा होता है एक पोल और उसके ऊपर होता है एक बॉक्स, मेन फ्यूज बॉक्स। इसी बॉक्स से आगे चल के एक एक घर में बिजली जाती है। बॉक्स के द्वारा कंट्रोल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है वो इसके द्वारा ये कंट्रोल करता है कि हमारे घर की बिजली का अगर कोई रिपेयर का वर्क है तो इस बॉक्स के थ्रू होता है, या फिर अगर हमने बिल नहीं भरा है तो अगर बिजली को कट करना है तो भी इसी बॉक्स के थ्रू कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो चलो किसी एक घर की बात करते हैं। अभी तक का डायग्राम हो गया कुछ इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो तरह के वायर्स, एक ब्लैक और एक रेड। रेड वायर यहाँ पे होता है लाइव वायर, जिससे बिजली आ रही है घर की तरफ। ब्लैक वायर इससे ऑपोजिट वायर है, न्यूट्रल वायर। एक ऐसा वायर होता है जो बिजली को अप्लायंस से दूर लेके जाता है एंड एट द सेम टाइम वो सर्किट को भी कंप्लीट करने का काम करता है। आगे चल के जितनी भी बिजली जाएगी पूरे घर में वो इसी दोनों तरह के वायर्स के थ्रू जाएगी। इसके बाद जो पहला पॉइंट है जहाँ पे वायरिंग ये जाती है घर के अंदर, वो है एक और बॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर बॉक्स। हम सब ने देखा है इसको कभी ना कभी। कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें होती है एक स्क्रीन जहाँ पे आते हैं नंबर्स ये दिखाते हैं कि किसी भी घर में बिजली का जो रिकॉर्ड है, कितना आपने एक महीने में बिजली का इस्तेमाल किया है, उसको दिखाता है, जिसकी मदद से ऑब्वियसली बिजली का बिल जनरेट हो सकता है।
इसके बाद अब पूरी वायरिंग जानी है घर के अंदर टू ऑल द अप्लायंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारी वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो खूब सारे ब्लैक वायर्स और खूब सारे रेड वायर्स यहाँ पे ले लेते हैं। और जो नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आता है वो है डोमेस्टिक फ्यूज़ बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे फ्यूज़ होते हैं, जिसको देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे छोटे छोटे MCBs लगे हैं इसके अंदर। बॉक्स ये बेसिकली कंटेन कर रहा है सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स। जब कभी भी किसी भी एक लाइन में बिजली ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है तो ये स्विच वहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि वो अप्लायंस वहाँ पे ख़राब ना हो पाए। इसमें से किसी एक MCB को देखें तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। काम इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पे बिजली ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगी, जिसको कहा जाता है, जिसका टेक्निकल टर्म है ओवरलोडिंग, तो ये स्विच अपने आप नीचे गिर जाएगा, यानी कि टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर वापस जब हम सर्किट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं वो अप्लायंस फिर से काम करे, तो हमें क्या करना होगा, स्विच को ऑन करना होगा। अब चलते हैं घर की वायरिंग के अंदर। अब जितने भी सर्किट आएंगे वो सब पैरेलल होंगे, तो एक एक MCB से अलग अलग वायरिंग जाएगी यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से अलग अलग वायरिंग है हर एक MCB से, और जितनी भी अप्लायंसेस यहाँ पे आ रही हैं उन सबको एक एक यहाँ पे लाइन मिल जाएगी, जिसमें हर एक पॉइंट पे एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, और इसी तरह से कंटिन्यू होगा पूरे घर की वायरिंग के लिए, जितने भी अप्लायंसेस हैं सबके लिए। एक आखिरी सवाल इस पूरे डोमेस्टिक सर्किट में ये बचता है कि जो कोई भी डिवाइस है उसका ऑन होना और उसका ऑफ होना कैसे कंट्रोल होगा। कंट्रोल ये अलग अलग तरीक़ों से होता है, हम सब जानते भी हैं इसको कहीं ना कहीं। या तो ये कंट्रोल होता है स्विचेस के द्वारा, जो कि ऐसी डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं जिनमें कोई प्लग नहीं होता है, जैसे कि घर में आते जितने भी फैंस हैं उन सब में, या फिर घर में आती जितनी भी लाइट्स हैं उन सब में। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सॉकेट्स, जो कि यूज़ होते हैं प्लग्स की मदद से। प्लग्स भी यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होते हैं 2 पिन प्लग फॉर डिवाइसेस लाइक मोबाइल का चार्जर या फिर एक्सटेंशन बॉक्स, या फिर अगर बात हो रही है बड़ी डिवाइसेस की, जैसे कि टोस्टर हो गया या आयन हो गई, तो इनके लिए चाहिए होते हैं 3 पिन प्लग। यही पूरा स्विच और सॉकेट का सिस्टम पूरे घर की वायरिंग में काम करता है। यहाँ पे एक सवाल और आता है कि 3 पिन प्लग जो है उसके अंदर तीसरी पिन जो है वो किस चीज़ की है। पिन ये होती है अर्थ वायर के लिए। अर्थ वायर यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीन कलर से। अर्थ वायरिंग बेसिकली ऐसी वायरिंग होती है जो पूरे घर के जितने भी हैवी डिवाइसेस हैं उन सब में लगती है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि जितने भी ऐसे ग्रीन कलर के वायर्स होंगे वो सब इकट्ठा होकर अर्थ के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे एक मेटल की प्लेट में एंट्री होती है उनकी। पर्पज़ इस अर्थ वायर का क्या है, पर्पज़ इसका यह है कि जो भी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें 1% चांस होता है कि अगर बिजली ज़्यादा आ गई, करंट ज़्यादा आ गया, तो उसकी बॉडी में करंट आ सकता है और यूज़र को वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अर्थ वायर होता है। जब भी ऐसी किसी डिवाइस में ज़्यादा करंट आता है तो अर्थ वायर के थ्रू वो वहाँ पे होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है, और इस तरह से यूज़र शॉक लगने से बच जाता है। ये हो जाती है हमारी एक प्रॉपर बात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। करंट के टाइप्स के बारे में भी कुछ बेसिक्स जानेंगे। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल समय के बाद करंट अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। डायग्राम से समझते हैं इसको। एक बार पोलैरिटी है अगर इस तरह से, प्लस ऊपर नीचे माइनस, तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, प्लस टू माइनस। फिर थोड़ी समय बाद यहाँ पे पोलैरिटी हो जाती है चेंज, माइनस ऊपर प्लस नीचे, और करंट अब कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही पूरी प्रक्रिया लगातार चेंज होती रहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे पोलैरिटी किस तरह से चेंज होती है, इसका जवाब इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कवर होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अब वापस अपनी बात पे आएँ तो होता ये है इन डिवाइसेस लाइक इन्वर्टर्स। हमारे घर में जितने भी इन्वर्टर्स हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है, या फिर जितने भी जनरेटर्स हैं वो सब AC जनरेटर्स यहाँ पे कहलाए जाते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जनरेटर्स। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हो गया जो बड़े बड़े जनरेटर्स जितनी भी बिल्डिंग्स में होते हैं, प्लस जो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली बनती है, वो भी सारे के सारे AC जनरेटर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही बेस्ड होते हैं। इसके बाद चलें दूसरे टाइप ऑफ करंट पे, तो वो है डायरेक्ट करंट, करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में लगातार करंट फ्लो करेगा। डायग्राम से समझें तो कुछ इस प्रकार से, पोलैरिटी हो गई फिक्स्ड और करंट हमेशा कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो करता चला जा रहा है। होता यह है प्रेजेंट इन डिवाइसेस लाइक बैटरी,
छोटी बैटरी हो, मीडियम साइज बैटरी हो या बड़े साइज की कार वाली बैटरीज हो, सब में ही डायरेक्ट करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट्स दोनों पढ़ लेने के बाद अब एक सवाल ये आता है कि जनरेटर्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। कारण इसका यह है कि जब भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एनर्जी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि डैम जो लगा है वो हमारे शहर से बहुत दूर लगा है, उसको शहर के सारे घरों तक बिजली को भेजना है, तो ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस पे ही है। अब एसी और डीसी करंट के केस में ये लॉस अगर कंपेयर किया जाए तो एसी करंट के केस में ये लॉस कम होता है। यही कारण है कि जनरेटर्स के अंदर एसी करंट का सिस्टम इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी करंट। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। नोट्स की शीट है ये, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ ना सिर्फ हमारा 4th टॉपिक बल्कि चैप्टर नंबर 12 भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रॉपरली पहुँचे हैं उनके लिए वेरी वेरी वेल डन। चैप्टर के नोट्स की सारी शीट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के अंदर, वहाँ से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और फुल चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।